बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। गुजारिश आप लोगों से ये है, नमाज जुमा का एहतमाम करें। अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए, हम सब के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। जिनकी आज बर्थडे है उनको हमने आगे चल के विश करना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। खबरें भी शामिल करेंगे, हमारे मेहमान भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, कुछ सेगमेंट्स भी हैं। लेकिन सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं। हमारा पहला सेगमेंट है आज की टॉप स्टोरीज। खबरें हैं जी। पंजाब से असम्बलियों की तहलील का आगाज़, परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली तोड़ दी। इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात के बहरान का खदशा, एलसीज खुलने में ताख़ीर। तंदूर मालिकान का सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज, नान 35, रोटी 25 रुपए से कम पर फरोख्त नहीं कर सकते। सो नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स की तरफ चलेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। इमरान यूनुस और इरफान मलिक ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चले आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ सियासी सूरत हाल से परेशान हुए इमरान भाई, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। अब पंजाब असम्बली की तहलील जो है वो कर दी गई है और इसको सरप्राइज कहा जा सकता है। देखिए जी, परेशानी का शिकार और सरप्राइज़ होना जो है वो अवाम के लिए या हमारे लिए तो कम, लेकिन परवेज़ इलाही साहब के लिए जो है वो ज़्यादा होगा। यही वजह थी कि उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बारहा कहा कि जी काइंडली असम्बलियाँ ना तोड़ें, अभी कुछ दिन ठहर जाएँ। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये असम्बलियाँ जो हैं वो टूटेंगी। और इसकी असल वजह, असम्बलियाँ तोड़ने की भी वजह ये है कि इमरान खान साहब ने जो 26 नवंबर को ऐलान किया था कि जी मैं असम्बलियाँ जो है वो तोड़ूंगा, तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि उन्होंने जो है वो अब असम्बलियाँ जो है तोड़ने के लिए लेटर जो है वो लिख दिया। अब आईनी तौर पर अगर बात की जाए, गवर्नर साहब पाबंद हैं कि 48 घंटे में वो ये सारा मामला जो है वो ऑर्डर कर दें। और लेकिन इससे पहले जो है वो गवर्नर साहब वज़ीर आला साहब को जो है वो बुलाएंगे और उन्हें कहेंगे कि आया वो तस्दीक करते हैं। ये आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है कि वो तस्दीक करेंगे आया कि ये लेटर आपका है, ये साइन आपके। अगर वो कहेंगे जी, तो फिर होगा क्या कि 90 दिन में इलेक्शन जो है वो होने ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से ना देखा जाए, ये मुल्क के लिए, ये मुल्क के लिए बेहतर है। नहीं, सुने ये बेहतर है, क्योंकि ऑब्वियसली ये ना इन्हें सियासी शऊर था, ना इंतज़ामी तौर पर इन्होंने कोई बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो दिखाई। और जो दीगर शहरों की महरूमियाँ थी, लाइक जनूबी पंजाब को आप देख लें, उनकी जो महरूमियाँ थी वो कम हो जाएंगी। अब सारा बजट जो गुजरात पे लगता था अब वो पूरे पंजाब पे लगेगा। ये बेहतर है किसी हवाले से, है ना। लेकिन इसमें एक ये चीज़ भी देखने वाली है कि अब तक जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से जो कहा गया और जिस तरह वो चाह रहे थे, वो आप देखिए वैसा ही होता जा रहा है। कल उन्होंने जो रात ट्विटर पर अपनी तस्वीर शेयर की है, जिस तरह से वो मुस्कुरा रहे हैं, पता चल रहा है कि उनकी प्लानिंग उनकी बहुत अच्छी थी। और इसी प्लानिंग का एक शाखसाना ये था कि चौधरी परवेज़ इलाही जो इस बात के ऊपर एग्री नहीं थे कि वो असम्बली तहलील की जाए, एतमाद का वोट लिया जाए, इन दोनों चीज़ों पे वो जो एग्री नहीं थे। लेकिन उसके बाद क्योंकि इनमें दोनों में अंडरटेकिंग हुई, अंडरटेकिंग के अंदर सीटों की एडजस्टमेंट जो है वो करवाई गई। क्योंकि अब आप अगर देखें तो इसमें आपको ये भी नज़र आएगा कि परवेज़ इलाही ख़ानदान या चौधरी परवेज़ इलाही के जो बेटे हैं मोनस या उनकी अहलिया या उनके जो दीगर फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके गिर्द भी घेरा जो है वो तंग होता जा रहा था। पहले निगोसिएशन का जो मरहला था वो तो निकल गया, उसके बाद फिर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की गई और उस प्रेशर में आप देखिए कानूनी कार्रवाइयाँ हुई, उनके नाम PNI लिस्ट जो थी उसके अंदर शामिल किया गया। फिर उसके साथ साथ उनको इंक्वायरियाँ उनके ख़िलाफ़ जो है खोल दी गई असासों पे, असासे बढ़ने के बाद। तो ये तमाम सिनेरियो अगर देखा जाए तो इसमें बड़ा समझ नहीं आता कि ये रास्ता क्लियर हो रहा है कि मजीद उलझता चला जा रहा है। पंजाब असम्बली तहलील हो गई, अब यहाँ पर हुकूमत पंजाब में किसकी है, कौन है पंजाब का पुरसाने हाल, हमारे मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर इलेक्शन की तरफ हम नहीं जाते तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? कौन अना देखिए, अभी इलेक्शन जैसे बात की जा रही है कि 90 दिन के अंदर जो है वो अभी, क्योंकि निगरान सेटअप आएगा, वो 90 दिन तक वो चलेगा, उसके बाद वो इलेक्शन करवाएगा। लेकिन कानून में ये भी जो है वो मौजूद है आइन के मुताबिक कि अगर माशी सूरत हाल आपके बेहतर ना हो तो उसको थोड़ा सा डिले किया जा सकता है।
तो ये सारी चीज़ें आप देखने वाली हैं। और देखिए इरफान, इससे माशी सूरत हाल की मैं अगर बात करूँ ना, वो भी अब कदरे बेहतर होगी। पता है क्यों? ये सुने, अब आप डॉलर का रेट देखिएगा वो कितना बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि IMF अब ये देखेगा कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, हमने जो इनसे कर्जे लेने हैं, सारा कुछ लेना है, उसमें वो रिलैक्सेशन जो है वो देंगे। और दूसरी आपने ये बात सूरत हाल की, ये क्या स्मूथली ये सारा कुछ हो जाएगा, क्या होगा? देखिए अगर हम चौधरी बरादरान के हवाले से बात करें ना, चौधरी फैमिली के बारे में बात करें तो चौधरी शुजात हुसैन जो है ना, उनकी सियासत मजीद मजबूत हो गई है। आपने सही कहा, मजीद मजबूत हो गई। अब होगा क्या कि असम्बलियाँ टूटेंगी और अब जो अरकान असम्बली तहरीक इंसाफ के टिकट पे बैठे हुए थे ना, अब देखिएगा वो खुल जाएंगे। अब जो है बड़ों की सियासत शुरू होगी, अब राब्ते शुरू होंगे। जैसे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है उन्होंने भी राब्ते जो है वो शुरू कर दिए। अब जरदारी साहब जो हैं वो भी इसमें आपको एक्टिव नजर आएंगे। अब देखिएगा मैदान तो सजा है। अब देखिएगा कि तरीके से, खैर बात करेगा चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तो सियासत खत्म हो गई कि ये अब सिर्फ ना इमरान खान साहब के, मैं यहाँ को वर्ड नहीं बोल सकता कि क्या बन के रह जाएंगे उनके लिए, लेकिन ये यही बन के रह जाएंगे बस। क्योंकि अब चौधरी शुजात हुसैन जो है वो नो डाउट उनका असर व रसूख है और ये बड़ा उनका रोल जो है वो इस हवाले से रहा है। लेकिन अगर चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से बात करें, उनकी तो सियासत खत्म हो गई। और दूसरी बात जो मैंने आपसे कही कि जो अरकान असम्बली तहरीक इंसाफ के टिकट पर बैठे हुए थे ना, वो देखिएगा आप क्या करते हैं। अब आप देखिएगा ना, इसमें ये भी चीज़ें देखने वाली हैं कि क्या आइंदा जो इलेक्शन होंगे उसके अंदर तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उनका क्या रोल होगा। अब ये काफ़ी जो है वो इश्यूज क्रिएट होंगे। हमें PDM का नजर आ रहा था, PDM का इत्तेहाद कहाँ पे जाएगा। कल आप देखें कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ कि MKM पाकिस्तान जो थी वो सारी इकट्ठी हो गई। और इसी तरह अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे हसन मुर्तज़ा का कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले बल्कि, एक बयान नज़र आया था जिसमें वो कह रहे थे कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है उसके बारे में उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिर उसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही इमरान खान और जो उनके इत्तेहादियों की जो बैठक हुई थी उसके अंदर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए थे कि चौधरी परवेज़ इलाही की जो करप्शन की दास्तानें चल रही हैं उसकी वजह से हमारी जो है वो जो वैल्यू है वो डाउन हो रही है। तो ये सारी चीज़ें अब सबको, क्योंकि रेस होगी, अब इलेक्शन में एक रेस होगी, उसके अंदर हर घोड़ा वो अपने हिसाब से भागेगा। उसने ये नहीं देखना मैंने किसके कंधों पे पाँव रखा। PDM में एक ऐसा माइंड बैठा हुआ है जिसने सारी जमातों को इकट्ठा रखा, और वो आगे भी प्लानिंग उन्होंने कर रखी होगी कि किसको क्या शेयर देना है, कौन कैसे परफॉर्म जो है वो कर सकता है। इस तरह नहीं होगा जैसे PTI ने ये किया था कि जी हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो एक डॉक्टर को दे दो, ठीक है, इंडस्ट्री जो है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दो। इस तरह नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो अभी सिचुएशन हमें पंजाब में नजर आ रही है, कशमकश भी है, तजब्जुब भी है, थोड़ी सी आवाम भी परेशान है कि अब होने क्या वाला है, क्योंकि कुछ चीजें वाकई आपकी तवक्कुआत से उल्टी। 48 घंटे है ना, 48 घंटे जो है वो अब अहम है। देखें इन 48 घंटों में क्या होता है। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम दीगर खबरों की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात का बहरान हो सकता है। खदशा ये है क्योंकि LCs खुलने में ताखीर है, बहुत सारा सामान वहाँ पर है जो कि आने नहीं दिया जा रहा। कब तक ये सूरत हाल रहेगी इमरान? देखिए जी, सूरत हाल के हवाले से अगर बात करें, अद्वियात जो है एक तो पहले ही महंगी है, दूसरा ये जो सूरत हाल है कि LC जो है वो नहीं खोली जा रही, इससे भी अद्वियात जो है वो महंगी हो रही है। जिस तरह फार्मास्यूटिकल कंपनीज अब इस तरह कह रही हैं कि 10 रोज़ का खाम माल जो है वो उनके पास रह गया है। अब इसमें क्या होगा कि ये ऑलरेडी जो अद्वियात मौजूद है उनकी किल्लत होगी, ठीक है, और ये महंगी हो जाएंगी। अब इसमें होता क्या है, मैं और इरफान अभी कुछ देर पहले ये डिस्कशन कर रहे थे कि जब LC जो है वो अब मखसूस चीज़ों की जो है वो ओपन की जाती है, और इरफान बता रहे थे कि महंगे रेट पर जो है वो भी कुछ कंपनियाँ जो है वो कहती हैं कि हमारा माल आने दें, और उससे होगा क्या, उसका असर जो है वो अवाम पे ही पड़ेगा कि महंगे दामों वो चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट करवाएंगे। उसके बाद होगा क्या कि वो सारा कुछ उन्होंने अवाम से पूरा करना है। सो हुकूमत के बारे से अगर बात करें कि हम तो पहले कहते हैं कि अवाम दोस्त पॉलिसियाँ तो इनकी कहीं नज़र ही नहीं आती। अब हुकूमत को सिर्फ इक़्तिदार की पड़ी होती है, वट एवर, वो हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर लें या फेडरल की बात कर लें,
होता यही है कि अवाम का कोई नहीं सोचता। आप देखें ना कि अद्वियात ये एक ऐसा इशू है जिसको इमरजेंसी के बगैर गुजारा हो सकता है, दवाई के बगैर इमरजेंसी के तौर पे जो है वो इस मसले को टेकअप करना चाहिए, लेकिन सूरत हाल ये है कि अभी तक ये आपकी आम इस्तेमाल होने वाली अद्वियात नहीं, वो पैनाडोल नहीं मिल रही तो चले उसका ऑल्टरनेट भी आ गया और किसी तरह लोगों ने गुजारा कर लिया। ये तो डायरेक्ट कहा जा रहा है जान बचाने वाली अद्वियात है। जी इरफान। अना देखें, बिल्कुल ये जान बचाने वाली अद्वियात हैं, और इसके साथ साथ जिन लोगों को इसकी फ़िक्र होनी चाहिए उन लोगों को इस वक्त फ़िक्र ये है कि हम डॉलर की जो उड़ान है इसको रोक सकें, और इसको रोकने के लिए वो इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं कि एलसीज आप रोक दें। एलसीज रोकने से डॉलर की ट्रेड नहीं होगी, डॉलर बाहर नहीं जाएगा, तो डॉलर पाकिस्तान में रहेगा, तो इससे इम्पैक्ट जो है वो कम रहेगा। अब लेकिन इसके साथ साथ आपको प्लानिंग की भी ज़रूरत है कि आप देखें जान बचाने वाली अद्वियात अगर नहीं आएंगी, आप गाड़ियों की इंपोर्ट आपने रोकी हुई है, एलसीज रोकी हुई हैं, चले समझ आती है कि गाड़ियाँ नहीं भी आएंगी तो कोई इशूज़ नहीं है। इसके साथ साथ दीगर जो लग्जरी आइटम्स हैं वो अगर नहीं आ रही तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ों के ऊपर तो आपको प्लानिंग करनी चाहिए। आप एक ही जगह के ऊपर वो घोड़े और गधे एक जैसे बराबर तो ना कर दें, बराबर एक लाइन में ना खड़े कर दें। आप कोई उसमें प्लानिंग करें कि हमने कौन कौन सी अशिया जो जिनके ऊपर हम डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं उनको हम रोकें, किन चीज़ों को हम यूज़ होने दें। अगर नहीं होंगी तो हम यहाँ पे हाम माल तो तैयार नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसी कोई इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई हमने इंडस्ट्री नहीं लगाई कि यहाँ पे खाम माल तैयार करते रहें। तो हम उसको कहें कि ठीक है आपका ये बड़ा अच्छा फ़ैसला कि यहाँ की इंडस्ट्री जो है उसको बूम देने के लिए आपने ये फ़ैसला कर लिया। इसकी वजह से आप देखें कि इस वक्त डॉलर का जो रेट है, अगर इंटरबैंक का अगर रेट देखा जाए तो वो 224-25 या 26 या इसके राउंड में है, लेकिन अगर ओपन मार्केट में देखा जाए तो ओपन मार्केट में जो जिन लोगों ने एलसीज खुलवानी है वो 300 से अबव जो है वो भी देने के लिए तैयार हैं। और उसके साथ साथ जो इस वक्त ब्लैक मार्केट में जो डॉलर किस पे पड़ेगा, डेफिनेटली आम आदमी पे अब अगर ये इंडस्ट्री खोल भी देते हैं, ये जैसे एलसीज इनकी अगर सबकी खोल देते हैं 300 के ऊपर वो बाय कर लेते हैं, जो 300 की चीज़ मंगवाएंगे वो डेफिनेटली यहाँ पे आके 500 की सेल करेंगे, और वो खरीदनी कितनी आपने महीने खरीदनी है ये चीज़ें, तो हमारी जेबों के ऊपर असर पड़ेगा। तो लिहाजा गवर्नमेंट को इसके लिए प्लानिंग करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को इस वक्त अपनी साख बचाने के लिए वो इस तरह के इकदाम तो कर रही है, लेकिन ये नहीं देख रही कि आवाम के ऊपर इसका क्या बर्डन आ रहा है। आपने अगर ऐसी प्लानिंग करनी है तो उससे पहले आपको अपनी इंडस्ट्री जो है इसको बूम करना पड़ेगा। और इंडस्ट्री की ये हालत है, किसी को गैस नहीं मिल रही, किसी को बिजली नहीं मिल रही, हालात ये हैं कि लोग इंडस्ट्रीज बंद कर रहे हैं, खबरें यही आ रही हैं इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, प्रोडक्शन जो है वो बंद हो रही है, यूनिट बंद कर दिया गया। फ्लाश डॉलर को मुस्तहकम करने के लिए गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है। आप यकीन जाने डॉलर पाकिस्तान में नजर ही नहीं आ रहा, जिनके पास है उन्होंने दबा लिया, उन्हें पता है कि उनके साथ क्या होना है या क्या होने जा रहा है। तो मुल्क की सूरत हाल जो है वो इस तरह तो नहीं ठीक होगी। इरफान ने बहुत मुनासिब किया, बाकी चीजें जो जिनके बगैर गुजारा है वो वहां पर रुकी हैं, उनको आप नहीं आने दे रहे, वो तो समझ में आ रही है बात। आप अद्वियात पे किस तरह से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं जब किसी की जिंदगी ही इन जान बचाने वाली अद्वियात पे डिपेंड कर रही है। सो आई डोंट नो कि किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है और किसने इस पे डिसीजन लेना है, जिम्मेदार कौन है। किसी की जिंदगी चली जाती है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ जाके कोई दुहाई दे, कौन सुनेगा। हालात तो ऐसे नजर आ रहे हैं कि कोई भी फिक्र नहीं कर रहा है, इंसानी ज़िंदगी की जैसे तो कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे आटे की किल्लत और नान बाई एसोसिएशन के एहतजाज के हवाले से। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं जी। नान 35 रुपये, रोटी 25 रुपये से कम फरोख्त नहीं कर सकते हैं। तंदूर मालिकान की जानिब से सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज किया गया। मुतालिबा ठीक है इनका इमरान? देखिए जी, जो सूरत हाल है इसमें तो उनका मुतालबा जो है ना वो जायज़ है। अवाम के हवाले से हम बात करें तो नो डाउट अवाम पर ये बोझ है, लेकिन इसमें देखें ना अवाम का कसूर है कि वो मजबूर है, ना तंदूर जी बिल्कुल जो तंदूर मालकार है उनका भी कसूर नहीं है। उनका भी ये कहना है कि ना उन्हें गैस दस्तयाब है, ना जलाने के लिए लकड़ियाँ उन्हें मिल रही हैं, ना एलपीजी जो है वो उन्हें उस रेट्स पे मिल रही है, और ना ही उन्हें आटा जो है वो दिया जा रहा है। जो आटा जो क्वांटिटी उनको की गई है उनसे कि हर तंदूर को इतनी मिलेगी,
वो भी जो है वो हुकूमत की जानिब से नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो यही होगी कि ये खुदा न खासा मुझे तो लगता है कि ये रोटी जो है ये 40-50 तक चली जाएगी जो सूरत हाल। ऐसे में अब ये है ना, बहुत सारे तंदूर मालिकान ने बहुत बड़ी तादाद में आटा स्टोर भी कर लिया है। देखें बिल्कुल, तंदूर मालिकान जो हैं वो आटा स्टोर नहीं करते, असल जो स्टोर करते हैं वो करते हैं ये आपके मुख्तलिफ स्टोर जो होते हैं, जिसमें करियाना स्टोर है और दीगर जो आपके बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है ये करते हैं। और ऐसी भी इतलात जो हैं वो आती हैं कि जो सरकारी आटा जो है जो कि डायरेक्ट आवाम को जाना चाहिए या तंदूरों पे जाना चाहिए, वो भी स्टोर पे जाता है, उसकी पिलफरेज भी जो है वो होती है। और जो सरकारी महकमे हैं उन्हें पता होता है कि उनका आटा कहाँ कहाँ पर जा रहा है और कैसे जा रहा है। लेकिन अगर महकमा खुराक से बात करें या जो इंतज़ामी इदारे हैं उनसे बात करें, वो भी ये इस सूरत हाल का जो है वो बताते हैं कि जी वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसी सूरत हाल जब होगी तो फिर मुझे बताएं कि फिर मामला कैसे चलेंगे। मुश्किलात हैं जी। अब लाहौर में क्या सूरत हाल है, सुबह नाश्ता बनाने का जो टाइम है उस टाइम में गैस इतनी कम होती है कि नाश्ता बनाना भी मुश्किल है। बहुत सारे इलाकों में तो गैस ना होने के बराबर है। रात 9 बजे के बाद गैस प्रेशर इस कदर डाउन होने लग जाता है कि रोटी बनाना भी मुश्किल हो जाता है। सो अब लोग परेशान हैं, नान रोटी खरीदने की सकत आम आदमी में तो नहीं है। अब इसका ऑल्टरनेट हो क्या सकता है, क्या करें? मजबूरी से तो दोनों तरफ फ़ायदा उठाया जा रहा है। जी इरफान। अना, बात वही है कि जब हमारे मुल्क में कोई भी किसी किस्म का ऐसी किल्लत पैदा होती है तो उसमें बड़ा बड़ा जो माफिया है वो एक्टिव हो जाता है। और उसके साथ साथ जिन लोगों का काम है उनको रोकना या उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना, उनकी जेबें गर्म होना शुरू हो जाती हैं। उनको इससे कोई कंसर्न नहीं कि आम आदमी को आटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब होता क्या है कि फ़ोटो सेशन के तौर पे मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी आटे का एक जो ट्रक जाता है वहाँ पे वो खड़ा होता है, लाइनें बनवाता है और उन लाइनों की हालात आपने देख लिए कि एक शख्स जो था वो बेचारा जान से भी गया। और इसी तरह अब लाहौर में अगर हम बात करें तो लाहौर में भी ये फ़ोटो सेशन के लिए एक जगह के ऊपर ट्रक आ जाता है, कुछ गिने चुने लोगों को वो आटा देते हैं और उसके बाद जब तस्वीरें उतर जाती हैं तो वहाँ से वो गायब हो जाते हैं। स्टोरों की ये हालत, जैसे हमने बात की कि स्टोरों के ऊपर सरकारी आटा पहुँचता है, उसको स्टोर किया जाता है, फिर उस सरकारी जो आटा है उसके थैले चेंज किए जाते हैं और फिर वो महंगे दामों में फ़रोख्त किया जा रहा है। और उसको रोकने वाले जो हैं उनको ये सारी चीज़ें उनको पता भी है ना, आपका फूड डिपार्टमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें मैंने आपसे कहा कि जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा होती है तो उसमें ये जेबें गर्म करनी शुरू। आपको कोविड का दौर याद होगा कि मास्क के अलावा शॉप्स आपने बंद की तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि दुकानों के शटर बंद करके कारोबार करना शुरू किया और ज़िला इंतज़ामिया जो है या पुलिस जो थी वो अपनी जेबें गर्म करके वहाँ से जाती थी। यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। यहाँ पे सरकारी आटा जिन लोगों ने तरसील करना है, उसका आम आदमी तक पहुँचाना है, वो आम आदमी तक नहीं पहुँचा रहे, वो उन जगहों पे पहुँचा रहे हैं जहाँ से उनकी जेबें गर्म हो रही हैं। और उसकी आपको कई मिसालें नज़र आती हैं। लेकिन सितम अब ये है कि 20 रुपए की रोटी खरीद के भी उसका वेट जो है इमरान भाई ना होने के बराबर है। अंदर से तो वो बिल्कुल ही रोटी हल्की सी है, मतलब एक रोटी से गुजारा भी नहीं हो रहा। अब आप ये देखना, ये हम 20 रुपए की जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ हम सादी रोटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद नान देखें, नान की कीमत अब 30-35 रुपए तक पहुंच चुकी है। और खमीरी रोटी जो है, मैं अभी ब्रेक में इरफान से ये बात कर रहा था कि रात मैंने खमीरी रोटी जो है वो इकबाल टाउन में 25 रुपए की फरोख्त हो रही है, जिसका कोई सरकारी उसका तो सरकारी रेट ये निकालते ही नहीं है, ना उस पर कोई चेक एंड बैलेंस है। और जब तंदूर वालों से बात करें तो वो आगे से यही रोना धोते हैं। देखें, असल चीज़ जो है ना, इसमें एक और जो मेंशन करने वाली बात है वो ये है कि सिर्फ जो सरकारी आटा आता है सिर्फ उसका मसला नहीं है। यहाँ पर फाइन और जो मैदा है उसकी जब कीमतें बढ़ती हैं ना, वो उसकी भी जब मिक्सिंग करते हैं तो उसके रेट्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चले जाते हैं। जो तंदूर मालकान है वो यही कहते हैं कि अगर फाइन जो है उसकी और मैदे की कीमतें जो हैं वो कंट्रोलेबल हों तो हम फिर भी रोटी सरकारी निर्खों पर बेच सकते हैं, लेकिन जब उन्हें मिलती नहीं तो वो फिर क्या करें, फिर ऑप्शन कोई नहीं बच जाती। खैर, ये नान तो 35 रुपए तक पहुंचेगा। बहुत सारे इलाकों में, पोश इलाकों में अगर आप जाएं तो इतने का मिल भी रहा है, लेकिन आपको हर जगह पर इतनी कीमत में पहुंचता नजर आएगा क्योंकि ये आटे वाली सूरत हाल कुछ हमें बेहतर होती नजर नहीं आ रही है। और आपके सामने शहर में गैस की सूरत हाल जैसे जैसे आगे सर्दी मजीद बढ़ेगी, 15-20 दिन मजीद मौका जो है वो इन लोगों को मजीद भी मिल जाएगा। अब इसमें पिस कौन रहा है? आम आदमी। उस चीज़ की सुनवाई कहीं पे भी नहीं है, फिलहाल तो कहीं पे भी नहीं है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि नाल रोड जो कि आपके शहर का, जिसको हुस्न भी कहा जाता है, बहुत प्रोमिनेंट जगह है, उसको आप ड्रग पार्क का नाम दे रहे हैं। और क्यों ना दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर 24 घंटे ये काम चल रहा है। ख़वातीन और बच्चे भी जो हैं अब यहाँ पर हम देख रहे हैं मौजूद होते हैं। इरफान, कहाँ है पुलिस? ये कोई ढकी छुपी जगह तो नहीं है ना? देखें, ये सारा स्टेट का इशू है और सिर्फ ये पुलिस से आप कहें कि पुलिस इसके ऊपर करे तो पुलिस नहीं कर सकती। इसके साथ आपको ANF की ज़रूरत है, पुलिस की ज़रूरत है, ज़िला इंतज़ामिया की ज़रूरत है। अब पुलिस का इशू मैं आपको बताता हूँ। पुलिस अगर इन जो ड्रग माफिया यहाँ पे जो ड्रग दे रहा है उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो लोग यहाँ पे बैठे नशा कर रहे हैं उनको अगर आप पकड़ के पुलिस हवालात में देंगे या उनको जेल भिजवाएंगे तो इनके लिए इनको रखना बड़ा एक इश्यूज हैं, क्योंकि इनको मुझे मेरा नशे की है कि डर खौफ नहीं है लोगों में, नशा बेचने वाले भी धड़ल्ले से घूम रहे हैं। असल बात ये है कि नशा बेचने वाले इन लोगों को यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। उसके लिए पुलिस जो है वो हमें फिगर भेज देती है, हमने इतने लोग पकड़े, इतने लोग पकड़े। ये सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं। उसके बावजूद अगर पकड़े गए हैं तो इतने लोग जो सड़कों के ऊपर हज़ारों की तादाद में, ये सिर्फ आपको केनाल रोड नहीं है, लाहौर में 131 पॉइंट्स हैं जहाँ पे नशे के आदी अफराद बैठे हैं और ख़वातीन बच्चे उसमें शामिल हैं। हर जगह के ऊपर और हर जगह के ऊपर उनको नशा मिल रहा है, लेकिन असल इशू ये है कि इनकी तरफ जो है किसी को फोकस ही नहीं है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो मुझे याद है यहाँ पे DC लाहौर हुआ करते थे, कमिश्नर लाहौर हुआ करते थे, कैप्टन उस्मान, उनकी जानिब से एक एडवाइजरी भेजाई गई थी हुकूमत को कि यहाँ पे ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी बनाई जाए, जो कि ऐसे लोगों को वहाँ से उठाए, रिहेबिलिटेट सेंटर बनाए जाएं, उनके अंदर रखे जाए। लेकिन क्योंकि हुकूमत की प्रायोरिटी ये नहीं है, वो कहते हैं कि अगर ये 4-5 हज़ार लोग जो हैं ये मौत के मुंह में जा रहे हैं तो जाने दें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको ये तरजीहात नहीं है तो हमारा मुआशरे में आने वाली नस्ल तबाही है, कुछ भी नहीं। नो डाउट, बिल्कुल आप सही कह रही हैं ना कि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो क्या देख रही है। आप यकीन जाने कि मैं डेली अपने बेटे को जब स्कूल छोड़ने जाता हूँ तो मैं रास्ता जो है वो इस्तेमाल करता हूँ ये मुस्लिम टाउन मोड़ का, और आप यकीन जाने कि मेरा बेटा अभी 7.5 साल का है और वो खुद ये सवाल कर रहा होता है कि बाबा ये सारे लोग क्या कर रहे हैं। अब बंदा उस बच्चे को क्या बताए, क्या समझाए। इरफान की भी बात ठीक है कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि थाना वादद रोड के SHO जो हैं उनसे मैंने बात की इस मसले पर। मैंने कहा कि जी यहाँ पर, उन्होंने कहा कि भाई हम क्या करें, इनको अगर हम पकड़ के हवालात में बंद कर दें ये तो यहाँ मर जाएंगे, इनको नशा ना मिला। वो कहते हैं अब हम क्या करें, हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सेंटर बनाना किसकी देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपने कोई भी मसला हल करना ना तो आपको उसके रूट कॉज की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर आपने इस सूरत हाल पर काबू पाना ना तो सबसे पहले जो है ना वो आपको चीज़ करने की जो है ना वो, जिसमें तमाम ANF की बात की, पुलिस की बात की और बाकी सारी चीज़ों की बात की, हम उन तमाम इदारों की बात करते हैं। नशा लाहौर में तो नहीं बनता ना, यहाँ तो नहीं उगता ना, आता है ना शहर में। आपको पहले रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि शहर में नशा जो है वो आए ना। बिल्कुल सही कहा। पहले आप इस चीज को करें, उसके बाद जो यहाँ पर लोग बेच रहे हैं आप उनके खिलाफ क्रैकडाउन करें। और मेरे ख्याल के मुताबिक स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं गैस की किल्लत के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि गैस की किल्लत है तो शहर लाहौर में क्या हो रहा है जी, कंप्रेसर का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। कंप्रेसर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ताकि गैस प्रेशर को बढ़ाया जा सके। ऐसे में बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि SNGPL की टीमें उनके घरों में आती हैं, गैस कनेक्शन काट के चली जाती, कार्रवाई करती हैं। आया कंप्रेसर का इस्तेमाल जो किया जाता है ये गैर कानूनी क्यों है? और फिर बहुत सारे लोग आसपास वाले शिकायत करते हैं कि जी यहाँ पर इस घर में कंप्रेसर का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो हमारी तो गैस बिल्कुल ना होने के बराबर आ रही है। सो ऐसा भी होता है, ये भी जानेंगे। और गैर कानूनी क्यों है, जिन्होंने कंप्रेसर लगाया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और कंप्रेसर का इस्तेमाल नुकसानदेह किस तरह से हो सकता है, ये हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ कराना चाहूंगी। मोहम्मद अली साहब ने ज्वाइन किया है, प्रिंसिपल मैनेजर रिसर्च UET हैं, और इसके साथ साथ जी मिस्टर नवीद अशरफ साहब मौजूद हैं, GM कस्टमर सर्विसेज हैं। अपने मेहमानों को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चल है आप? जी अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। लोग परेशान हैं, गैस नहीं आ रही, फिर ऑल्टरनेट की तरफ जाना पड़ता है और आजकल हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑल्टरनेट भी कुछ सस्ता मिले। मोहम्मद अली साहब, कंप्रेसर का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं गैस प्रेशर बढ़ाने के लिए, मुझे ये बता दें बेसिकली कंप्रेसर डिज़ाइन किस चीज़ के लिए किया गया है और हम उसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो कंप्रेसर है वो बड़ी सिंपल एक चीज़ है। जैसे आपने देखा है, जैसे पंप है, जैसे वाटर पंप्स हैं जो तकरीबन हर घर में लगे हैं,
आप उससे पानी का प्रेशर बढ़ाते हैं और ज़ाहिर बात है आप उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो मैकेनिकल या फ्लूइड फोर्स में उसको वो कन्वर्ट कर देता है और फिर आप उस पानी को आप अपने ओवरहेड टैंक में भेज दें या फिर उसको प्रेशराइज करके आप उसे कहीं और इस्तेमाल कर लें विद हाई प्रेशर जेट या तो जो कंप्रेसर है वो भी बिल्कुल सिमिलर प्रिंसिपल पे काम करता है बिकॉज गैस इज़ अ फ्लूइड और आप किसी भी फ्लूइड को कंप्रेस कर सकते हैं और जब आपके पास घरों में इसका प्रेशर लो होता है तो लोग इसको बढ़ाने के लिए इसको यूज़ करते हैं और वो डेफिनेटली वो जो गैस है वो सक हो रही होती है क्योंकि आपके पास जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन स्वी गैस की तरफ से आ रही होती है वो तो कॉमन होती है जी। और वो इंडिविजुअल जब घरों में आती है तो वो जो लेफ़्ट राइट पे जो घर हैं उनको उनकी भी वो गैस को सक करता है और वो जो बाकी जो महल्लेदार हैं वो परेशानी का शिकार होते हैं और एथिकली इट्स मॉरली एंड एथिकली तो ये गलत है लेकिन ये ख़तरा इसमें बहुत ज़्यादा है बिकॉज आप जब गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसकी वो जो ओवरऑल कैलोरिफिक वैल्यू है आप उसे कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं एक जगह पे और ये जो कंप्रेसर मार्केट में मिल रहे हैं दे आर द सब स्टैंडर्ड कंप्रेसर्स और इसमें ये कहीं से कोई सर्टिफाइड नहीं है सही। ये मॉरल और वो चीज़ें तो एक तरफ लेकिन ये कोई सर्टिफिकेशंस इनकी नहीं है गैस के साथ रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनकी मेरे ख्याल है चेयरमैन साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं बट उसमें जो AGA सर्टिफिकेशंस होती हैं लातादाद उस पर सर्टिफिकेशंस होती हैं सेफ्टी की इन पे कोई सेफ्टी की सर्टिफिकेशंस नहीं है और जब इंसिडेंट्स खुदा ना खास्ता होते हैं तो फिर हम शोर मचाते हैं कि जी इंसिडेंट हो गया और ये वो तो ये एक मेरा ख्याल है ये जो कंप्रेसर वाली बात है दूसरा मेरा ख्याल है वो जो एक रेगुलेटर लगा होता है ना बाहर जिसको प्रेशर रेगुलेटर है वो किसी टाइम के ऊपर तो वो भी लोग उसको थोड़ा सा उसका जो प्रेशर है उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं जो प्रेशर रेगुलेटर बाहर लगा होता है ना तो आपने देखा होगा मीटर के साथ ही एक गोल्ड डिस्क सी लगी होती है बिल्कुल बिल्कुल तो उसकी भी वो जो है ना सेटिंग को छेड़ने की कोशिश करते हैं तो लेकिन खुद से ये चीजें करना किस कदर नुकसान का बाइस बन सकता है फिर वो लाइनमैन की मदद लेते हैं बिल्कुल आपने सही कहा सर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी नवीद अशरफ साहब से जानेंगे कंप्रेसर का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं आपकी टीम कार्रवाइयां भी कर रही है कहा जाता है ये गैर कानूनी है क्या कार्रवाई होती है मैडम ऐसा है कि जब विंटर्स आता है तो हमारा गैस की रिक्वायरमेंट जो है वो सब्सटेंशली इंक्रीज हो जाती है इस ज़िमन में स्वीनोर्दर्न जो है वो चूँकि डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है वो हमारा टॉप प्रायोरिटी है और हमारी ऑप्टिमम डिज़ायर होती है हमें ऊपर से भी गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्शंस हैं कि डोमेस्टिक कंज्यूमर को हर हाल में गैस दी जाए तो इसके लिए हम जो अवेलेबल गैस होती है उसको डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए अवेलेबल करते हैं लेकिन जो टेल एंड हमारे सिस्टम का होता है वहाँ पे चंद कंज्यूमर्स क्या करते हैं कि वो कंप्रेसर का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं वो कंप्रेसर क्या करता है बेसिकली इट इज़ अ सक्शन डिवाइस वो जिस आदमी ने भी अपने सिस्टम पे अपने हाउस लाइन के अंदर लगाई हुई होती है तो वो सिस्टम से गैस को सक करता है बेसिकली वो एक नेगेटिव प्रेशर इंड्यूस करता है जिसकी वजह से जो सिस्टम में गैस अवेलेबल होती है वो उसके घर आ जाती है इसके कई प्रॉब्लम्स हैं नंबर एक हमारा जो बाहर जैसे साहब बता रहे थे हमारा रेगुलेटर लगा हुआ है हमारा वेल्व लगा हुआ है हमारा मीटर है दैट इज़ नॉट डिज़ाइंड टू केटर सच काइंड ऑफ थिंग्स जिस वक्त उसके साथ इस तरह के चीज़ें की जाती हैं तो वो डैमेज हो जाती हैं इसके अलावा एक और इशू आता है वो ये होता है कि अगर चूँकि हमारी पाइपलाइन जो होती है वो अंडरग्राउंड होती है नियर बाय वहाँ से कोई पानी का पाइप भी जा रहा होगा कोई सीवर का पाइप भी जा रहा होगा उसके अंदर भी कोई लीकेज हो सकती है जी। अगर हमारी पाइप में भी वहाँ पे कोई पिन होल है वहाँ पे नियर बाय को पिन होल है और एट द सेम टाइम वो कंप्रेसर ऑन करता है तो वो चूंकि नेगेटिव प्रेशर इंड्यूस किया जा रहा है तो वो वहाँ से वो सारा कीचड़ और वो पानी जो है उसको भी वो सिस्टम के अंदर इंजेक्ट कर लेता है जिस वक्त ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सिस्टम में आ जाती हैं तो वहाँ पे टोटल ब्लॉकेज जो है वो अकर हो जाती है और उस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए हमें कई हफ्ते लग जाते हैं और वो पानी कहिएगा इंडिकेशंस क्या हैं कि फलां घर में कंप्रेसर यूज हो रहा है क्योंकि ये तो लोगों ने अपने किचन में लगाया ना जी हाँ सो आपको कैसे पता चलेगा कि इस घर में कंप्रेसर यूज हो रहा है इसका स्वीनोर्दर्न का जी हमारा 1199 एक नंबर है जो कि 24/7 काम करता है साल के 365 दिन आप किसी लम्हे भी हमें फ़ोन करेंगे तो हम आपकी कॉल को अटेंड करेंगे जब भी यहाँ पे कॉल करके कोई कंज्यूमर जो है
वो अपने लो प्रेशर की प्रॉब्लम का जिक्र करता है, अपनी कंप्लेंट लॉन्च करता है, तो हम उसको प्रॉम्प्टली अटेंड करते हैं। और वो कंज्यूमर जो है वो भी हमें अक्सर औकात बताते हैं कि जब बिजली चली जाती है तो उस वक्त उनकी गैस आ जाती है। दैट इज़ अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि जैसे साहब ने बताया था कि वो इलेक्ट्रिकली उसको ऑपरेट कर रहा होता है, जो ही बिजली जाती है तो वो उसका कंप्रेसर जो है वो फंक्शनिंग स्टॉप कर देता है और बाकी के जो उसके नेबर्स हैं उनको गैस मिलनी शुरू हो जाती है। दिस इज़ अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि नियर बाय कहीं ना कहीं पे कंप्रेसर जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। सही सही। मोहम्मद अली साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमने क्योंकि इस मामले की हौसला शिकनी करनी है, तो ये नुकसानदेह किस तरह से होता है? अगर आपने बस कोई ऐसे कंप्रेसर देखा और ख़रीद के ले आए, आपने ये भी नहीं चेक किया कि इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, तो कितना नुकसानदेह हो सकता है ये? देखिए, नुकसान का तो अभी हमने जिक्र किया कि एक पूरा एक बॉम्ब है, यानी अगर आपने गैस को कंप्रेस किया हुआ है तो इट्स लाइक अ बॉम्ब, राइट? अगर खुदा ना खासा उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो एक एकदम से गैस का प्रेशर पीछे से ज्यादा हो जाए, या आपने अगर उसकी कंप्रेसर या उसमें कोई इंटरनल मैल फंक्शन हो जाए तो वो एक एक्सप्लोजन उसका बड़ा खुदा ना खास्ता बड़ा बुरा हो सकता है। और अक्सर जो है हमारे घरों में चूँकि जो हुड्स हैं वो उनका कोई डिस्टेंस स्टोव से बहुत ज़्यादा नहीं होता, और अगर कोई फ्लेम्स, मैंने आई सीन दोज फ्लेम्स के जो हुड तक जो है वो एकदम गैस की एकदम बहुत ज़्यादा फराहमी से तो वो हुड तक पहुंच जाते हैं। मैं लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ मैं ऐड करना ज़रूर चाहूँगा कि एक तो ये जो कंप्रेसर्स हैं सर्टिफिकेशन तो दूसरी तरफ हैं, बट पहली तो ये सवाल है कि क्या ये लीगल हैं कि नहीं, और अगर ये लीगल नहीं है तो फिर ये मार्केट्स में क्यों बिक रहे हैं और ये वेबसाइट्स पे क्यों बिक रहे हैं। आप बल्कि मैं सर से जो है वो रिस्पेक्टेबल सर से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो ये बिल्स के ऊपर भी इसको बड़ा क्लियरली एक तो मतलब मेरा ख्याल इसकी इंडिकेशन इस पर भी ज़रूर लें, और दूसरा ये है कि इसकी जो गवर्नमेंट जो है इसकी जो हौसला शिकनी करे बाज़ारों में, इसलिए कि आप हर तरफ से इसको केटर करेंगे तो ये मसला हल होगा। अगर आप लोगों को मना कर रहे हैं और उनकी रोटी नहीं पक रही है, समटाइम्स वो कहीं उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, बट अदर देन दैट मैं एक छोटा सा एक जोक अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुना देता हूँ माहौल को ज़रा थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए। एक ज़रा थोड़ा सा एक बेवकूफ़ सा इंसान होता है, तो वो घर के बाहर खड़ा होता है, रो रहा होता है, तो उससे दूसरा बंदा पूछता है कि आप क्यों रो रहे हैं? कहता है यार वो देख रहे हो केले का छिलका पड़ा हुआ है। कहता हाँ। कहता आज मुझे फिर स्लिप होना पड़ेगा। तो एक्चुअली मैं बताने का मकसद ये है कि हम हर सीज़न में उस केले के छिलके पे स्लिप होते हैं। सर्दियों में गैस के केले के छिलके पे, गर्मियों में बिजली के केले के छिलके हम इस मसले से क्यों नहीं निकलते? आपको पता है ये जो गीज़र आप यूज़ करते हैं घरों में, ये सिर्फ सर ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बट ये 30-40% से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। क्यों सर? जी हाँ। ये जो गीज़र हम यूज़ करते हैं, तो जो अप्लाइंसेस हैं उनकी जो एफिशिएंसी है, अब टाइम है कि हमें बड़ा सीरियसली गवर्नमेंट को इनिशिएटिव देने चाहिए कि वो इन चीज़ों को देखें कि जो कंजम्पशन साइड है हम उसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये जो गीज़र्स हैं वो सिंगल बर्नर स्टेज गीज़र्स हैं, 30% एफिशिएंट है। तो आप अगर उन गीज़र्स की तरफ चलें जो वेस्ट हीट रिकवरी कर लेते हैं, और जो इवन जो इलेक्ट्रिकल हैं या जो इंस्टेंट गीज़र्स हैं, अगर हम उसकी तरफ जाते हैं और सोलर सिस्टम के साथ उसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखें, हम एक्चुअली जब बिल्कुल मसले के अंदर बहरान में घिर जाते हैं ना, फिर हम उसके मसले ढूंढते हैं। अब देखें, एक नया बहरान जो है हर किसी को पता है कि आने वाला है, और वो पानी का है। बिल्कुल। आप चलें गैस का तो कुछ कर लिया, बिजली का कुछ कर लिया, जो भी कर, पानी का आप क्या करेंगे? तो अब ये पानी का बहरान है, लेकिन हमारी जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनमें गोल्फ कोर्सेज हमने मना नहीं किए। आपको पता है एक गोल्फ कोर्स कितना पानी खींचता है? पता वैसे मुझे भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा खींचता है वो। तो ये जो NOCs उनको नहीं इशू होने चाहिए गोल्फ कोर्सेज के, तो ये किस कॉस्ट पे हो रहा सारा कुछ? बिल्कुल आपने सही कहा। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कार्रवाई क्या होती है अगर कहीं पे कंप्रेसर लगा? क्या ये इनफ होता है कि आप कनेक्शन, क्योंकि इस पे कानून साजी होना बड़ी ज़रूरी है, आप कनेक्शन काट जाएंगे, थोड़ी देर बाद लोग दोबारा से कनेक्शन लगा लेते हैं, ये इनफ तो नहीं है? जी हाँ, आप सही फरमा रही हैं। सबसे पहले तो देखें, मैंने अभी अर्ज़ किया कि ये ना सिर्फ हमारे सिस्टम के लिए प्रॉब्लमेटिक है, हमारी डिवाइसेस जो हैं उनको डैमेज कर रहा होता है, ये एक सोशल इशू भी है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि अगर एक चीज़ जो है वो किल्लत में अवेलेबल है तो एवरीवन शुड बी यूटिलाइजिंग इट, रादर दैन कि आप उसके ऊपर कंप्रेसर लगा के आप वो तमाम जितनी भी गैस अवेलेबल है वो आप अगर खुद कंज्यूम कर लेते हैं तो प्राइमरीली आप अपने जितनी भी नेबरहुड है उसको डिप्राइव कर रहे हैं उनके एक बेसिक राइट से, जो कि मेरे ख्याल में एक ना सिर्फ इलीगल चीज़ है, ज़्यादा सोशली भी एक बुराई है।
उसमें सुई नौदन जो है वो जब भी हमें किसी कंज्यूमर की शिकायत मिलती है तो हम उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग करते हैं, उसकी हम पूरी मीटर की जिस वक्त वहाँ से इस्टेब्लिश हम करते हैं कि यहाँ पे ये आदमी जो है ये कंप्रेसर इस आदमी ने लगाया हुआ है, तो उसको हम फौरी तौर पे उसकी डिस्कनेक्शन कर देते हैं और उसका हम मीटर रिमूव कर लेते हैं। और उसके बाद हम 7 डेज़ के लिए उस आदमी को मुनक़ता रखते हैं अपने सिस्टम से, और उसके बाद एक उससे अंडरटेकिंग लेते हैं और उसके बाद हम उसको रिकनेक्ट कर देते हैं। कोई आपने जुर्माना भी रखा हुआ है, क्योंकि लोगों को तो फिर इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, कंप्रेसर का इस्तेमाल तो लोग करेंगे, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कनेक्शन होगी और 6-7 दिन बाद उसको रिकवर कर लेंगे। देखें 7 दिन किसी की गैस मुनक़ता रहे वो भी उसके लिए बहुत बड़ी पेनल्टी है, और फ़िलहाल इसके ऊपर जुर्माना नहीं रखा गया। उसकी वजह यह है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, ओगरा हमारा रेगुलेटर है, जैसे जैसे वो हमें जिस तरह के कवानीन हमें देता है, वी आर हेयर टू अबाय टू दोज डायरेक्शन। सही। मुझे नवीद साहब ये बताइएगा, गैस आने वाले दिनों में कहा जा रहा है प्रेशर भी डाउन होगा और महंगी भी होगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे सारी चीज़? जी, गैस अभी 2-1 दिन पहले ही महंगी की गई है, और अनफॉर्चुनेटली देखें ये एक नेचुरल अल्लाह ताला का एक तोहफा है जिसको हम लोगों ने बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना है। उसकी वजह ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ साथ जो है ये रिड्यूस होती जाएगी और इवेंचुअली जो है ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसको हमें इंतहाई ध्यान के साथ इस्तेमाल करना है। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको भी लिमिट करें। हम सुई नौदन जो है वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, अखबारात के ज़रिए हर जगह पे हम अपने कंज्यूमर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो विंटर्स है उसमें आप इसको स्पेस हीटिंग के लिए यूटिलाइज ना करें। आपको अगर अपनी बॉडी को वार्म रखना है तो काइंडली उसमें आप गर्म कपड़े पहने, और इसको स्पेस हीटिंग के लिए कतन इस्तेमाल ना करें। उसमें ना सिर्फ वो आपके कमरे की ऑक्सीजन ले लेता है, उससे आपकी बॉडी को भी नुकसान पहुंचता है इसमें, बल्कि अगर आपने गीज़र को भी इस्तेमाल करना है, जो मैं अपने घर में करता हूँ, मैं या मेरा कोई बच्चा शावर लेने से 25 मिनट पहले हम गीज़र को ऑन करते हैं और गीज़र को 25 मिनट के बाद हम ऑफ कर देते हैं। पानी सफिशेंटली एक टेम्परेचर अटेन कर चुका होता है, उस वक़्त हम शावर ले लेते हैं और गैस के ज़्याग को हम अवॉइड करते हैं। सबको मिलकर जी आपको इसको मसले को समझना होगा और अपना अपना किरदार अदा करना होगा। मोहम्मद अली साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कोई ऑल्टरनेट सस्ता जरिया, क्योंकि अब हमने आसान रास्ता ढूंढना ना, तो बीइंग एन एक्सपर्ट क्या आप लोगों को मशवरा देना चाहेंगे? जी, मैं वैसे सर की बात को इंडोर्स करता हूँ कि ये एक हमें कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा मिला था। इस गैस को वैसे वाइट गोल्ड कहा जाता है। मैं वैसे नाजरीन को आपके तवज्जुह से बता दूं कि ऑयल को जैसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं तो इस गैस को हम वाइट गोल्ड बोलते हैं, यानी कि इट्स इवन बेटर देन ऑयल। तो वो जो है हमें इसको पाकिस्तान में एक्सप्लोरेशन जो है वो मज़ीद होनी चाहिए। इंस्टेंट एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है। देयर जो शेल गैस एक टर्मिनोलॉजी है, उसके बेतहाशा रिजर्वॉयर्स डिस्कवर्ड हैं, उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ऑल्टरनेटिव्स की तरफ हम आते हैं। ऑल्टरनेटिव जो गैस का है वो तो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, लेकिन आप जो एफिशिएंट यूज़ उसका है, आप ज़ाहिर बात है कि अब इलेक्ट्रिसिटी खुद बड़ी महंगी होती जा रही है, तो अब हमें कुछ हाइब्रिड ये जो सिस्टम है, जैसे ये जो है जैसे सोलर अवन्स हैं, सोलर कुकर्स हैं, अब ये बहुत एक इस्टेब्लिश्ड जो है वो अल्टरनेटिव्स हैं जिसमें ना गैस यूज़ होती है ना बिजली यूज़ होती है। यू मेक यूज़ ऑफ द सन, और आप जो सोलर कुकर्स और इशू ये ना, ये अल्टरनेट हर किसी की पहुंच में नहीं है। अब महंगाई देखें, सबसे पहले तो बात ये आ जाती है कि अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो भी थ्रू गैस हो रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो वो बेसिकली यू आर प्राइमरीली चेंजिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो मैनेज करना जो है वो मुश्किल है, तो हमने हल यही निकालना है कि इस्तेमाल जो है वो हमने बहुत ध्यान से करना है, ताकि अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी हम खास ख्याल रखें और आने वाली नस्लों के लिए भी इन चीज़ों को बचा के आपके तवज्जुह से मैं कंज्यूमर्स को भी अपने एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि अगर आप अपनी गैस के इस्तेमाल को मिनिमम रखेंगे तो उससे ना सिर्फ ये होगा कि आपके
जो भाई बंद हैं बाकी पाकिस्तानी हैं वो भी उस गैस को कंज्यूम कर सकेंगे। आपका गैस का बिल भी प्लीज नोट करें वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। सो मोहम्मद अली साहब कोई छोटा सा मैसेज आप देखने वालों को देना चाहें? बस जी जो कौमी ख़जाना है, भले वो डॉलर्स की फॉर्म में हो, भले वो गैस हो, भले वो रिजर्व्स हो, कौमी ख़जाना है। वो हम सब लोगों का ये फ़र्ज़ है कि उसको ओन करें और उसके ऊपर हम खुद इनिशिएटिव लें, अपने पर्सनल इनिशिएटिव लें, अपनी सक्सेस स्टोरीज दूसरों को दिखाएं। और गवर्नमेंट का ये काम है वो उनको फैसिलिटेट करे, उनको इंडोर्स करे और उनको अप्रिशिएट करे। बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके तवज्जो से मैं एक नाजरीन को एक और पैगाम देना चाहूँगा कि स्वी नॉर्दर्न जो है वो ऑलवेज अवेलेबल है अपने कंज्यूमर्स के लिए। और अब हम अपनी सर्विसेज जो हैं वो अपने वेब पेज के ऊपर और अपने ये सोशल मीडिया के ऊपर और हमारा एक एप्लीकेशन जो है वो भी फ़ोन के ऊपर अवेलेबल है। तो अब आप बग़ैर स्वी नॉर्दर्न के दफातर का चक्कर लगाए, बग़ैर किसी आदमी से बात किए आप यहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हैं। और आपने कोई चेंज ऑफ नेम करवाना हो, अपने फ़ोन का इंदराज कराना हो, अपना CNIC का इंदराज कराना हो, ये तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं हमारी इन तमाम तर जगहों पे अवेलेबल है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वकील नाज़रीन, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अच्छा जी, आज के हमारे फिटनेस ट्रेनर जुहेब हमें ज्वाइन करेंगे और टिप्स बताएंगे जी कि आप अपने आप को हेल्दी और फिट कैसे रखते हैं। ओवर टू यू। दिस इज जुहेब बुखारी, आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लोअर एब्डोमिनल, लोअर बेली फैट। अक्सर लोग जो एक्सरसाइज करके अपना वेट कम कर रहे हैं या एक्सरसाइज करके बॉडी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही कंप्लेन आती है, एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही बात आती है जो बार बार आती है। वो क्या आती है कि यार लोअर एब्डोमिनल से फैट नहीं जा रहे हैं या स्किन बहुत लूज है। तो आज उसके लिए मैं कुछ आपको 3 से 4 एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको आपने फॉलो करना है और एक अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना, एक्सरसाइज का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। ऑल्टरनेट डेज पे करें या अगर डेली भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। आपने ग्रेजुअली इनकी इंटेंसिटी बढ़ानी है और इससे इंशाल्लाह आपको बेनिफिट्स हो गए। तो 3 से 4 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो जरूरी है, हर एक्सरसाइज से पहले मैं बताता हूँ तो वार्म अप। सबसे पहले वार्म अप से स्टार्ट करेंगे, मार्च करेंगे। अब करना कि आपने विंटर्स में वार्म अप बहुत ज़रूरी है बिकॉज आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो होता है और बाहर ठंडक है। मसल को प्रिपेयर करना अपने एक्सरसाइज के लिए। अगर आप प्रॉपरली वार्म अप नहीं करोगे तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकोगे और बजाय इसके कि आपको फ़ायदा आपको नुकसान हो जाएगा, वो ये कि आपके इंजरीज वगैरह हो जाएंगी। तो प्रॉपर वार्म अप बहुत ज़रूरी है। तो ओके, मार्च करेंगे, उसके बाद थोड़ा जंपिंग जैक्स ऐड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ओके, मार्च दोबारा से करेंगे थोड़ा सा। जिन लोगों को इंजरीज हैं, नी इंजरी हैं या लोअर बैक इंजरी, तो जंपिंग जैक्स वगैरह नहीं करेंगे, ऐसे एक्सरसाइज ऐसे वार्म को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे काफ रेस, स्टैंडिंग काफ रेस। 10 तक 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ओके, अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी है लोअर एब्डोमिनल के लिए रशियन क्रंचेस। इसके लिए आप सीधा लेटोगे और स्लाइटली ऊपर की तरफ आप आओगे एंड मूव करोगे बॉडी को लाइक दिस। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इसमें आपने करना है फुल साइकिलिंग करेंगे, जैसे साइकिल का स्टाइल होता है वैसे करेंगे। अपर बॉडी को हाथ ट्विस्ट करेंगे और उसके 3 सेट्स करेंगे। अभी मैंने 10 रैप्स किए, आप इसके 20-20 के 3 सेट्स करेंगे। सेकंड सेट पे जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ओके, ये हमने 2 सेट्स कर लिए, आप इसके 3 सेट्स करोगे और उसके बाद कोशिश करेंगे 10 to 15 सेकंड की ब्रेक करें, बॉडी को रिकवर करें। अगर उससे पहले आपकी बॉडी रिकवर होती है, आप दोबारा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम जाएंगे और वो होगी अब लेग रेज, पार्शियल लेग रेज। बिल्कुल आप थोड़ा सा उठाओगे ज़मीन से लेग्स को और वापस स्लाइटली अप एंड डाउन। नॉर्मल लेग रेज क्या होता है, वो फुल ऊपर आप करते हो मैक्सिमम, देन नीचे। इसमें आपने जस्ट पार्शियल मूव करने लेग्स फ्लोर के पास। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 and 1. ओके, रिलैक्स करेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड स्टार्ट करेंगे. अगेन हैंड्स के नीचे रखेंगे, स्क्वाट करेंगे लोअर बैक को. अगेन 10 reps. 10 8 7 6 5 4 3 2 and 1. ओके, तो ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज. अब थर्ड एक्सरसाइज कर जाएंगे. हैंड्स पीछे करेंगे, एल्बोज बैक, और लेग्स को थोड़ा सा मूव करेंगे. ऑल्टरनेट. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. रिलैक्स. अगेन इसके सेकंड सेट की तरफ हम जाएंगे. दोबारा सेम पोजीशन एंड मूव. 10 9 7 6 5 4 3 2 and 1. ओके, तो ये थी हमारी आज की 3 एक्सरसाइज लोअर एब्डोमिनल के लिए. कोशिश करें इसको फॉलो करें, इसको एक्सरसाइज को अपने एक्सरसाइज के हिस्सा बनाएं और उसके साथ चलते जाएं. ऑल्टरनेट डेज पे करें. स्टार्ट विद सिंपल, उसके बाद कोशिश करें एंकल वेट्स पहन लें, या अगर आप हाथ में डंबल्स वगैरह पकड़ते हैं, प्लेट्स पकड़ते हैं, इंटेंसिटी हाई करें. ऐसा ऐसा डे बाई डे ग्रेजुअली इसको बढ़ाएं. तो इसको 3 to 4 मंथ्स अपने साथ लेके चलें और डाइट का खास कर रखें. थैंक यू सो मच आज का सेशन देखने के लिए. इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी. थैंक यू ज़ुहैर. कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.